अपने टॉपिक करेंगे दैट इज सेक्स डिटरमिनेशन ऑफ बेबी। अगर कोई बच्चा होने वाला है तो वो लड़का होगा कि लड़की, वो कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए जो हमने पिछली बार टॉपिक किया था, क्रोमोसोम्स, और उसमें भी हमने पढ़े थे सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, मैं फिर से तुमको ये एक बार कवर करा देता हूँ क्रोमोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स होते क्या है। अगर कोई भी सेल है, मैं फिर से बता रहा हूं, कोई भी सेल अपनी शुरुआत किससे हुई? जाइगोट से। अपनी शुरुआत किससे हुई? जाइगोट से। जाइगोट क्या है? सबसे पहला सेल जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद बना, मेल और फीमेल सेक्स गेमेट की फर्टिलाइजेशन के बाद जो बना वो सेल। याद रखना, जितने भी सेल्स होते हैं उन सब के अंदर 23 पेयर्स होते हैं। ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, ऐसे टोटल कितने पेयर होते हैं? 23 पेयर्स। ठीक है, लेकिन सेक्स सेल या गैमेट जो होते हैं वो बड़ी स्पेशल टाइप के होते हैं। देखो, अपने दो सेल से मिलके बनते हैं। एक तो होता है मेल का, फादर का स्पर्म, और दूसरा होता है फीमेल का, मदर का, दैट इज ओवा। याद रखना, ये जो सेक्स सेल है दैट इज स्पर्म एंड ओवा, ये थोड़े स्पेशल टाइप के सेल है। बाकी सभी सेल्स में क्या होंगे? पेयर्स होंगे, लेकिन स्पर्म एंड ओवा ही ऐसे एकमात्र ऐसे सेल्स हैं जिनके क्रोमोसोम में पेयर नहीं होते। फॉर एग्जांपल, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इनका न्यूक्लियस है। हर एक क्रोमोसोम को ना, देखो, ये दोनों पेयर मिलके मैं गोरा होऊंगा कि काला डिसाइड करेंगे। ये दोनों पेयर मिलके मैं लंबा होऊंगा चौड़ा होऊंगा डिसाइड करेंगे। अब इन्हीं में से दो पेयर ऐसे भी होते हैं जो ये डिसाइड करेंगे मेरे सेक्स के बारे में, मतलब मैं बॉय होऊंगा या गर्ल। अब देखो, ये पेयर्स बनते कैसे हैं? एक मेल की तरफ से आएगा और एक फीमेल की तरफ से। समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाहता हूं? फ्यूजन में ये दोनों सेल मिलके एक सेल बनेंगे। तो एक जो क्रोमोसोम है वो स्पर्म का होगा, एक क्रोमोसोम ओवा का होगा, दोनों मिलके एक नया सेल बनाएंगे और पैर बन जाएगा। मेरी चीज समझ में आ रही है? यस और नो? ठीक है। अब उन क्रोमोसोम्स में ये जो सेक्स क्रोमोसोम है ना, जो डिसाइड करेंगे मैं लड़का हूं कि लड़की, तो याद रखना सेक्स क्रोमोसोम में कितने हैं? दो। अगर, वेरी इंपॉर्टेंट, अब देखो, सेक्स क्रोमोसोम दो टाइप के होते हैं, एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम। ये दो टाइप के क्रोमोसोम हैं। ये दोनों क्रोमोसोम मिलके डिसाइड करेंगे लड़का है कि लड़की। देखो, मैं पहले ही बता दूं, जो मदर होती है ना, मदर, उसके पास एक ही टाइप का क्रोमोसोम अवेलेबल होता है, वो है एक्स। लेकिन जो फादर होता है ना, उसके पास या तो एक्स होगा या तो वाई क्रोमोसोम। इन दोनों में से कोई एक होगा, दोनों के दोनों नहीं होंगे, डोंट वरी। या तो एक्स होगा या फिर वाई होगा। जब वो कंबाइन करेंगे तब या तो ये एक्स देगा या फिर वाई देगा। देखो, अगर फादर का एक्स क्रोमोसोम आया और मदर का एक्स आया, तो एक्स एक्स का पेयर बनेगा, और एक्स एक्स का पेयर बन गया तो क्या हो जाएगा? गर्ल, बेबी गर्ल। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? और अगर फादर ने वाई दे दिया और मदर का तो फिक्स दी एक्स, तो एक्स वाई पेयर बनेगा जो कि है बॉय। समझ में आ रहा है? यस और नो? एक्स वाई किसके पास होता है? मेल के पास, और फीमेल के पास ओनली एंड ओनली डबल एक्स। देखो, अगर अब यहाँ पे अगर डबल एक्स आया तो ये बच्ची होगी, और अगर यहाँ एक्स वाई आया तो ये बच्चा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहां से खड़ा होता है कि मेनी टाइम्स इट इज सेड दैट फीमेल मदर इज द रीजन बिहाइंड बेबी गर्ल और बेबी बॉय। कई बार कहा जाता है कि औरत की वजह से बच्ची पैदा हो रही है, बच्ची पैदा हो रही है। एक बात बताओ, गर्ल तो फिक्स्ड एक्स क्रोमोसोम ही दे रहा है,
लेकिन मेल क्या कर रहा है, या तो एक्स देता है या तो वाई। याद रखना, एक्स गया तो गर्ल, वाई गया तो बॉय। वेरी इंपॉर्टेंट। लड़का होगा कि लड़की कहां से डिसाइड होता है, मेल के थ्रू, ना कि फीमेल के थ्रू। समझ में आ रहा है, यस और नो? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट इज द मेल स्पर्म विच डिसाइड्स वेदर इट विल बी अ गर्ल और वेदर इट विल बी अ बॉय। अगर मेल ने एक्स दिया तो लड़की होगी, अगर मेल ने वाई दिया तो लड़का होगा। तो अभी तक ये जो सिस्टम चलता आ रहा है ना कि मदर की वजह से बच्ची पैदा हो रही है, मदर की वजह से बच्चा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लड़का होगा कि लड़की, किससे डिसाइड होता है? लड़का होगा कि लड़की, कौन डिसाइड करेगा? यस, वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना? ठीक है, अब देखो, मिथ्स एंड टैबूज। मिथ्स एंड टैबूज। अब ये इतना सारा पढ़ने के बाद कि हॉर्मोन्स क्या करते हैं बॉडी में, सेक्सुअल मैच्योरिटी क्या है क्या नहीं, तो कुछ एक जो अंधविश्वास थे, मिथ्स, अंधविश्वास, टैबू मतलब जो चीज सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। सबसे पहली मिथ कि मदर इज रीजन फॉर बॉय या फिर गर्ल। देखो, ये अंधविश्वास है कि यूं माना जाता है कि माँ की वजह से लड़का या लड़की होगा। सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ने के बाद ये अंधविश्वास क्या हो गया, खत्म। ओरिजिनली कौन होता है, बेबी बॉय होगी या बेबी गर्ल, कौन डिसाइड करता है ओरिजिनली? यस, फादर, मेल। सेकंड चीज, पहले ये माना जाता था कि जब मेंस्ट्रुएशन चल रहा हो, मेंस्ट्रुएशन चल रहा हो, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रही हो, तब लेडी को किचन में नहीं जाना चाहिए, लेडी को मार्केट में नहीं जाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर लेडी अपनी क्लीननेस मेंटेन करती है तो चाहे वो किचन में जाए, चाहे वो मार्केट में जाए, चाहे वो कहीं पे भी जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले यूं माना जाता था कि अगर मेंस्ट्रुएशन टाइम जब प्रोसेस चल रही हो, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में अगर कोई वुमेन किसी मेल को, बाहर के दूसरे किसी मेल को देख रही, बच्चा पैदा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब मिथ्स है। अब देखो, तुम लोगों ने सुना होगा बाल विवाह, नाम सुना है बाल विवाह? क्या होता है ये बाल विवाह? एनीवन, ये बाल विवाह होता है क्या है? यस, छोटी उम्र में उनकी शादी करवा देते हैं। छोटी उम्र मतलब 15-14 साल की लड़की है, 16-17 साल का लड़का है, शादी करा दी। अब तुमको ये तो पता है कि 14-15 साल में लड़की की मेंस्ट्रुएशन साइकिल चोरी, सॉरी, शुरू हो जाती है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो शुरू हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, इधर ध्यान दो, जो छोटी बच्चियां होती है उनके जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल तो चालू हो जाती है। अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल चालू हो जाती है, वो क्या 11 के बाद भी क्या बन सकती है, मदर। और बॉय क्या बन सकता है, क्योंकि स्पर्म रिलीज करता है इसलिए फादर। लेकिन ये एज कौन सी है, एडोलेसेंस की। याद रखना, एडोलेसेंस की टाइम अगर प्रेगनेंसी होती है लड़की को, तो उसमें बहुत सारी दिक्कत है। क्यों? एक तो अभी लड़की पूरी की पूरी मैच्योर नहीं हुई है, ठीक है। सेकेंडली, उसका पूरा फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ये भी एक दिक्कत है। तो जो अर्ली मैरिज एज होती है, अर्ली मैरिज एज की वजह से ये दिक्कत रहती है। एडोलेसेंस प्रेगनेंसी मतलब जो एडोलेसेंस का पीरियड है 11 से लेकर 18-19 तक, ये पीरियड क्या होता है, बॉडी का ग्रोथ होता है, बॉडी जो सेक्सुअली मैच्योर हो रही होती है, ये सब चीजें होती है। तो इस टाइम अगर कोई बच्ची जो है, लड़की है, अगर मदर बन जाती है, तो उसमें बहुत सारी दिक्कत है। क्या? एक तो वो पूरी मैच्योर अभी हुई नहीं है,
सेकंड चीज, उसकी पूरी फिजिकल ग्रोथ भी नहीं, फिजिकल ग्रोथ तो 19-20 तक होती रहती है, उसको डाइट मिलती रहेगी, वो डेवलप होती रहेगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, अगर उसको इस टाइम एडोलेसेंस में प्रेगनेंसी हो जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट उसकी स्टडीज डिस्टर्ब होगी, मदर बन जाएगी, फिर स्टडी करने में दिक्कत रहेगी। सेकंड चीज, वर्क सोशियली बाउंड हो जाएगी, क्योंकि उसके बच्चे हो चुके हैं इसलिए उसको घर पे रहना पड़ेगा और भी बहुत सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो, कि अगर आप बाल विवाह करते हो तो क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। बच्चा जो है वो भी कमजोर पैदा हो सकता है, क्यों, जो अभी मदर है वो तो अभी अच्छे से मैच्योर ही नहीं हुई है फिजिकली, ठीक है, तो बहुत सारी इश्यूज रहते हैं। अब है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है कि आप सोशली, मैं तीनों टर्म लिख रहा हूं, सोशली, मेंटली एंड फिजिकली, तीनों तरीके से आप सेक्सुअली या फिर रिप्रोडक्टिव जो आपके ऑर्गन्स है वो क्या है, फिट है, चाहे वो लाइफ का कोई भी एज वाला पार्ट हो। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस आप सोशली, मेंटली एंड फिजिकली आपके सेक्स ऑर्गन सही है, आपकी सेक्सुअल लाइफ सही चल रही है, और आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, आपके जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस आप अच्छे से कर सकें, और आपकी बॉडी सेक्सुअली फिट है। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो। तो होता क्या है, आपको अगर आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन करनी है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या लेनी पड़ेगी, प्रॉपर डाइट। देखो, एडोलेसेंस के टाइम अपनी हाइट, बॉडी, चेस्ट, ये सब चीजें बहुत डेवलप होती है। वुमेन्स के अंदर ब्रेस्ट डेवलप होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं रहेगी तो आपकी बॉडी की जितनी हाइट होनी चाहिए, आपकी बॉडी को जितना स्ट्रेंथन होना चाहिए वो हो नहीं पाएगा। क्यों, बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे नहीं, मसल्स ग्रो हो नहीं पाएगी। अगर आपको रेगुलरली बढ़िया खाना खाता रहना पड़ेगा, फ्रूट्स खाना पड़ेगा, ताकि जो विटामिन एंड मिनरल्स वो आपको डिजीज से बचा सके। सेकेंड थिंग इज एक्सरसाइज। इस टाइम अगर आप एक्सरसाइज करते हो, आप खासकर एडोलेसेंस पीरियड में एक्सरसाइज करते हो, रनिंग कर रहे हो, खेल रहे हो, आउटडोर गेम्स खेल रहे हो, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, कबड्डी हो गया, तो होता क्या, उस टाइम पे आपकी बॉडी पे स्ट्रेच पड़ता है तो आपकी बॉडी और ज्यादा डाइट लेगी और आपकी बॉडी का ग्रोथ और ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं कहना क्या चाहता हूँ, यस और नो, ठीक है। और आपको किसी चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, पर्सनल हाइजीन, मतलब आपको आपकी बॉडी को साफ रखना पड़ेगा। अगर मान लो ये फीमेल की बॉडी है और ये मान लो कि मेल की बॉडी है, ठीक है, तो होता क्या है, आपके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनके आसपास क्या क्या चीजें रिलीज होती है, स्वेट रिलीज होता है, आपकी बॉडी में पसीने रिलीज होना चालू हो जाते हैं, आपके ऑयल ग्लैंड्स जो है, सेबेशियस ग्लैंड्स, वो ऑयल रिलीज करना चालू हो जाता है। तो क्या है कि जर्म्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं बॉडी को, तो आप क्लियरली क्लीनिंग रेगुलरली करते रहना पड़ेगा। खासकर जब गर्ल्स को मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू होती है तो उस टाइम क्या है, यहाँ पर इन्फेक्शन रहने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। तो आपको क्या है कि यहाँ की क्लीनलीनेस मेंटेन करनी ही पड़ेगी। क्यों, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। अगर ये हो जाता है तो जो नेक्स्ट पर्सन है उसको बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो। तो आपको क्या है, कंटिन्यूअसली ये क्लीनलीनेस आपको मेंटेन करनी ही पड़ेगी। गेटिंग इट, यस और नो। नो ड्रग्स। इस उम्र में आपको किसी भी उम्र में आपको ड्रग्स नहीं लेने चाहिए। क्यों, अपनी बॉडी के अंदर हार्मोन्स रिलीज होते हैं, अपनी बॉडी का मेटाबॉलिज्म वर्क कर रहा होता है। ड्रग क्या करता है, केमिकली अपनी बॉडी को इफेक्ट करता है, वो अपनी बॉडी को डिस्ट्रैक्ट करता है, अंदर से खराब करने लगता है और अपने को एडिक्टिव बनाने लगता है।
और हो सकता है कि ड्रग्स ज़्यादा कंज्यूम करने की वजह से अपने को कोई डिजीज हो जाए, जिस वजह से अपनी जो सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव फिटनेस है उसको इफेक्ट पड़े। गेटिंग इट, यस और नो? अब होता क्या है, अपनी बॉडी में सिर्फ सेक्स हार्मोन्स ही नहीं है, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन ही नहीं है, अपनी बॉडी में और भी ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो कि बॉडी को रिप्रोडक्टिवली और फिजिकली फिट रखने में मदद करते हैं। तो वो कौन कौन से हार्मोन्स है, अब देखो। हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स के अलावा आपकी बॉडी में और कौन कौन से हार्मोन्स है, देखो। देखो, आपका जो ब्रेन है, ब्रेन के नीचे एक ग्लैंड है, उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है? पिट्यूटरी ग्लैंड। वेरी इंपॉर्टेंट। अपना जो टेस्टोस्टेरोन जो बॉयज में रिलीज होता है, एस्ट्रोजन वो गर्ल्स में रिलीज होता है, जो कि आपको सेक्सुअली मैच्योर करता है, या फिर आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जिस वजह से आते हैं, आपकी जो ओवरीज और जो टेस्टिस है वो एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन रेस्पेक्टिवली रिलीज करते हैं। तो ये एक फिक्स्ड एज के बाद ही क्यों करते हैं? क्यों? इनको ये वाला ग्लैंड जो है ऑर्डर देता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस ग्लैंड की जो हार्मोन्स है वो हार्मोन्स ब्लड में रिलीज होंगे। इसके हार्मोन का टारगेट साइट टेस्टिस एंड ओवरीज है। तो जब आप 10 से 11 साल के हो जाओगे तो जो आप टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन रिलीज होता है, क्यों? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड ने एक हार्मोन रिलीज किया जिसने जाके आपको यहाँ पे इन दोनों ग्लैंड्स को एक्टिव किया। प्लस आपकी बॉडी की जो ग्रोथ है वो भी ये कंट्रोल करता है। अगर इस ग्लैंड ने ज्यादा सिक्रेशन किया तो आपकी हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर इस ग्लैंड ने अपना हार्मोन कम सीक्रेट किया तो आपकी हाइट कम रहेगी। अगर ये ग्लैंड सिस्टमेटिकली टाइम पर अपना हार्मोन रिलीज करता रहेगा तो आपकी परफेक्ट हाइट हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? आपके वॉइस बॉक्स के पास होता है थायराइड ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड। थायराइड रिलीज करता है थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन करके हार्मोन। वेरी इंपॉर्टेंट। थायरॉक्सिन जो हार्मोन है, थायरॉक्सिन हार्मोन, एक बात याद रखना, ये जो ग्लैंड है ये आपके बॉडी के अंदर के मेटाबॉलिज्म जो है ना, मेटाबॉलिज्म, अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती है, केमिकल एक्टिविटीज, उन सबको ये ही कंट्रोल करता है। लेकिन थायराइड को थायरॉक्सिन रिलीज करने के लिए चाहिए आयोडीन। अगर आप आयोडीन युक्त खाना खाते हो या फिर आयोडाइज्ड सॉल्ट खाते रहते हो तो आपका थायराइड ग्लैंड जो है थायरॉक्सिन रिलीज करेगा और आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म मेंटेन रहेगी। मेटाबॉलिज्म मींस एक्टिविटीज। लेकिन अगर थायराइड को आयोडीन नहीं मिला तो ये ग्लैंड सूज जाता है और आपकी गर्दन सूज जाएगी, जिस वजह से आपको बीमारी हो सकती है गोइट्री, या फिर गोइट्री जिसको बहुत सारे लोग कहते हैं। समझ में आया? यस और नो? यस सर। अब स्टमक के नीचे एक ग्लैंड है पेनक्रियास। वेरी इंपॉर्टेंट। पेनक्रियास ग्लैंड जो है वो रिलीज करता है इंसुलिन। वेरी इंपॉर्टेंट। इंसुलिन आपकी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर मेंटेन या बैलेंस करने में मदद करता है। पेनक्रियास ग्लैंड जो इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है, अपनी बॉडी के अंदर हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर शुगर का पोर्शन बहुत ज्यादा होता है। अगर वो शुगर लेवल एक लेवल से ज्यादा चला गया तो आपको कई बीमारियां हो सकती है, जैसे कि डायबिटीज। तो ये सब कंट्रोल कौन करता है आपको? डायबिटीज से ये इंसुलिन जो है वो बचाता है। तो आपका पेनक्रियास अच्छे से एक्टिव कर रहा है, काम कर रहा है ग्लैंड।
तो इंसुलिन हार्मोन रिलीज होगा, ठीक है, और वो आपके बॉडी के ब्लड शुगर को आराम से मेंटेन करेगा। फिर जो आपकी किडनीज होती है, किडनीज, दोनों किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है जिसका नाम है एड्रेनल ग्लैंड। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एड्रेनल ग्लैंड रिलीज करता है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन जो है वेरी इंपॉर्टेंट, आपके बॉडी के एनर्जी लेवल को बढ़ा देता है। मतलब कई बार देखा होगा, ऐसे तो तुम दौड़ नहीं पाते, लेकिन अगर तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ेगा तो तुम लोग क्या करोगे, दौड़ोगे या नहीं दौड़ोगे? अरे तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ता है, तुम रेगुलर टाइम से ज्यादा दौड़ते हो या कम दौड़ते हो? अब ज्यादा क्यों दौड़ा तुम लोगों ने? क्योंकि जब भी कोई इमरजेंसी टाइप सिचुएशन या एक्साइटमेंट जैसी सिचुएशन या फिर फियर, ये सब आपकी बॉडी में ऐसी कोई सिचुएशन में आ जाती है कि आपको डर लग रहा है, आपके अंदर एक्साइटमेंट आ गई, आप किसी इमरजेंसी में आ गए हो, होगा क्या उस टाइम ये ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड क्या रिलीज करेगा, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन आपको बॉडी के एनर्जी लेवल को बढ़ा देगा, ज्यादा एनर्जी, ज्यादा वर्क, ज्यादा फोर्स। कैसे? जब एड्रेनलिन ब्लड में रिलीज होगा तो आपकी ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, रेस्पिरेशन बढ़ जाएगी, रेस्पिरेशन बढ़ी तो एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ी तो आपका वर्क बढ़ जाएगा। तो ये ग्लैंड ऐसे केसेस में बहुत यूजफुल रहता है। प्लस एड्रेनेस्ट्रॉन भी रिलीज करता है जो आपके बॉडी के अंदर सॉल्ट लेवल को बैलेंस करता है। तो ये सारे वो हार्मोन्स है जो आपकी बॉडी के अंदर सेक्स हार्मोन्स के अलावा है, लेकिन आपकी बॉडी को बहुत हेल्प आउट करते हैं। समझ में आया कि नहीं? यस और नो? अब ये जो सेक्स हार्मोन्स है, ये जो सेक्स हार्मोन्स है, ये सिर्फ सेक्स हार्मोन्स प्लस अदर हार्मोन्स, ये सिर्फ ह्यूमंस की ही बॉडी को नहीं, इंसेक्ट्स, फ्रॉग्स, इन सब की बॉडी में भी हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तुमको पता ही होगा, फ्रॉग जो है लार्वा बनता है, ठीक है। अब लार्वा से ये जब अडल्ट फ्रॉग बनता है, इसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। लार्वा तो देखा होगा कैसा, मच्छर जैसा ऐसा होता है, पतला सा छोटा सा, ऐसे मुंह पूंछ छिलती रहती है। और ओरिजिनली फ्रॉग देखा है कितना बड़ा होता है। ये जो पूरा बॉडी चेंज है, एक्सट्रीम बॉडी चेंज, एक्सट्रीम बॉडी चेंज जो इनके अंदर होता है उसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। मैंने कराया है, अगर ये याद हो तो यस और नो? ये जो मेटामॉर्फोसिस है क्यों होता है? क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर, लार्वा की बॉडी के अंदर क्या रिलीज होगा, हार्मोन। और ये जब हार्मोन रिलीज होगा तो बहुत ज्यादा बॉडी में चेंज आएंगे और एडल्ट बन जाएगा। हार्मोन कौन सा है? वो थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन कौन रिलीज करता है? थायराइड। और ये किसका बना होता है? आयोडीन का। इसलिए जहां पर ये मेंढक वेंढक होते हैं ना, अगर उनके पानी में नमक नहीं हुआ ना तो उनकी बॉडी थायरॉक्सिन रिलीज नहीं कर पाएगी और वो अडल्ट नहीं बनेंगे। तो वो जहां पर अंडे देते हैं वहां पर सॉल्ट होना बहुत ही जरूरी। क्यों? उनके लार्वा को सॉल्ट मिलेगा, आयोडीन मिलेगा, तो थायरॉक्सिन रिलीज होगा, जिससे ये अडल्ट बन जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? यस और नो?